नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी 88 और चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस 33 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं ओवैसी की पार्टी 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। नौसेना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने देश के जवानों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि जल के देवता हमारे लिए शुभ हों। भारत की समुद्री सीमाओं के सजग प्रहरियों के शौर्य को नमन। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। लगभग 8 घंटे तक चली बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। अब 5वें दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होगी। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि एमएसपी को छुआ नहीं जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक्ट के प्रावधानों में किसानों को सुरक्षा दी गई है। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों में संशोधन के संकेत दिए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली के सभी रास्ते धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। 5 नेशनल हाईवे को बंद करने की किसान तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली से सटी कई छोटी बड़ी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर आवाजाही सीमित कर दी गई है। सरकार के साथ कल चौथे चरण की नाकाम वार्ता के बाद दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सिंह बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों में कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। किसानों में सर्दी, खांसी और बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद बुजुर्ग किसानों की नजर आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अगर किसान संगठनों और राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके कानून बनाती तो ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होते। लॉकडाउन में पीड़ितों की मदद करके चर्चा में आने वाले फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने किसान आंदोलन पर बयान दिया है। सूद ने कहा है कि देश में अन्नदाता किसान ही हिंदुस्तान है। वो कई दिनों से अपनी मांगों के लिए सड़कों पर डटा है। सरकार को उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। किसान आंदोलन में शामिल होने वाले ट्रैक्टरों को फ्री में डीजल मिलने लगा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम के विधानसभा क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर फ्री में डीजल दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालक महिपाल लोहान ने कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। पीएम मोदी देश में मौजूदा किसान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सरकार द्वारा भविष्य में कोरोना वैक्सीन वितरण की योजना पर भी चर्चा की जा सकती है। महामारी के मद्देनजर ये बैठक वर्चुअली बुलाई गई है। पीएम मोदी आज आईआईटी ग्लोबल समिट 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे दुनिया भर के आईआईटी के छात्रों को संबोधित करेंगे। 4 और 5 दिसंबर को लगातार 36 घंटे चलने वाली समिट में दुनिया भर के आईआईटी के पूर्व छात्र भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी वाली याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि आपराधिक मामले में दोषी राजनेताओं पर भी पब्लिक सर्वेंट की तरह ही नियम लागू होने चाहिए। फाइजर कंपनी की वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी के बाद अब उसकी निगाहें दुनिया के दूसरे देशों से संपर्क करने पर टिकी हैं। कंपनी ने कहा है कि वो भारत में वैक्सीन मुहैया कराने के लिए अपने वादे पर कायम है और इसके लिए भारत सरकार से जरूर संपर्क करेगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए 17 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। सभी देशों ने मिलकर कुल 2.5 बिलियन खुराक का ऑर्डर दिया है। वहीं दूसरा नंबर अमेरिका की नोवावैक्स का है, जिसने 1.3 बिलियन खुराक का ऑर्डर लिया है। दिल्ली में पहले चरण के टीकाकरण को लेकर सरकार ने सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में दिल्ली की कुल आबादी में से 20 से 25% लोगों को चयनित किया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 95,71,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें से अभी तक 1,39,188 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में पिछले 24 घंटे में 36,595 नए मरीज सामने आए। वहीं 540 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ 48 लाख से ज्यादा हो गया है। इसमें अभी तक 15,11,000 लोग जान गंवा चुके हैं। अच्छी खबर यह कि 4 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में एक दिन में 2700 लोगों की जान चली गई है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण में 33 सीटों पर मतदान जारी है। इसमें 16 सीटें कश्मीर में और 17 सीटें जम्मू संभाग में हैं। इन सीटों पर 305 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 53 महिला और 252 पुरुष उम्मीदवार हैं। मतदान के लिए सुबह से ही बूथों पर लाइन लगी हुई है। चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। तूफान के आज तमिलनाडु और केरल के तट पर टकराने का अनुमान है। तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की 8 टीमों को तैनात कर दिया गया है। वहीं वायुसेना और नौसेना की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागालैंड में 4,127 करोड़ की राजमार्ग 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से होगा। इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई
270 किलोमीटर है। इस दौरान नागालैंड सीएम नेफ्यू रियो भी मौजूद रहेंगे। विशेष एमपी एमएलए अदालत ने भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस बार 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रचार करने का आरोप है। अदालत 4 जनवरी को सुनवाई करेगी। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। पहले दिन वे हरिद्वार में संतों से भेंट करेंगे। शेष 3 दिन देहरादून में 14 संगठनात्मक बैठकों और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बूथ समिति और मंडल समिति के साथ भी बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने गंगा किनारे किसान घाट पर मौन उपवास रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ भेदभाव कर रही है। उज्जैन और प्रयागराज कुंभ के लिए भारी बजट आवंटित किया गया है। उसी तरह हरिद्वार कुंभ के लिए भी बजट मिलना चाहिए। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मौन उपवास करके पापों का प्रायश्चित है। वे मां गंगा की शरण में आए हैं, मां गंगा उन्हें माफ करे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार कुंभ से संबंधित 98% कार्य इसी माह पूर्ण हो जाएंगे। भारत मंगोलिया संयुक्त सहयोग समिति की 7वीं बैठक ऑनलाइन हुई। इस अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और मंगोलियाई मंत्री LOUN अर्डेन ने की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग वाले कई मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। यूपी के हर जिले में 7 दिसंबर से सपा किसान यात्रा निकालेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाओ और खेती किसानी बचाओ यात्रा नारा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में किसान चौतरफा मार झेल रही है। सीएम योगी ने ऑनलाइन ऋण मेले की शुरुआत की है। इसके तहत 3.5 लाख MSME उद्योगों को ऋण बांटा गया। सीएम योगी ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण योजना के तहत 16,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मामलों की संख्या अब कम हो रही है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश किया है। उस निवेश का परिणाम महामारी के दौरान दिखाई दे रहा है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रबी फसलों की खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि उपज बेचते समय किसानों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान जल्द पंजीकरण करा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर सुधार देखा गया। विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण GDP में केवल 7.5% गिरावट रह गई है। आगे और सुधार की उम्मीद है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक 15 से 16 दिसंबर को नई दिल्ली में होने की उम्मीद है। नेपाल के विदेश मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच एक अहम बैठक के बाद सीमा विवाद को लेकर आई कड़वाहट खत्म होने की संभावना है। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा चुनाव आयुक्त दलीप सिंह ने बताया कि राज्य में 27 दिसंबर को निकाय चुनाव होंगे। इसके लिए 11 से 16 दिसंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। चुनाव का रिजल्ट 30 दिसंबर को आएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। डीएम सुहास एलवाई ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आपराधिक, पारिवारिक और प्राधिकरण समेत अन्य मामलों पर सुनवाई होगी। योग्य विवादों का तत्काल निस्तारण भी किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर के बजाय मुंबई में होगा। ये सत्र 14 और 15 दिसंबर को आयोजित होगा। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ 2 दिन के लिए सत्र बुलाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे लंबे सत्र की उम्मीद कर रहे थे। भारत और बांग्लादेश के बीच उच्च स्तरीय वार्ता 22 दिसंबर को शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि पहली बार द्विपक्षीय वार्ता दिल्ली के बाहर गुवाहाटी में होने की संभावना है। 4 दिन तक चलने वाली बैठक में सीमा पर अपराध के खात्मे और सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होगी। बिहार से राज्यसभा की एक सीट पर सुशील मोदी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। उनके खिलाफ एक निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि नामांकन के लिए जरूरी 10 विधायकों का समर्थन वाला पत्र उन्होंने नहीं दिया है। RBI आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति पर समीक्षा बैठक करेगा। इसमें नीतिगत दर को यथावत रखने पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक तिमाही के GDP आंकड़ों से उम्मीद कर रहा है कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर में संशोधन हो सकता है। चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़ा बांध बनाने की योजना पर भारत सतर्क हो गया है। भारत ने कहा कि अगर चीन नदी से जुड़ा कोई भी काम करेगा तो भारत चीन के सभी घटनाक्रमों की सावधानी पूर्वक निगरानी करेगा, साथ ही अपने हितों की रक्षा के लिए संवाद करेगा। महिलाओं की अमीर सूची में HCL की रोशनी नडार ने लंबी छलांग लगाई है। वो भारत की सबसे अमीर महिलाओं में टॉप पर पहुंच गई हैं, जबकि मजूमदार 100 दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं। बता दें कि रोशनी नडार की संपत्ति 54,850 करोड़ रुपए है। ईडी ने धन शोधन के मामले में PFI के अध्यक्ष ओम अब्दुल सलाम के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही केरल के राज्य प्रमुख नसरुद्दीन एलामारोम के परिसरों में भी छापेमारी की गई। बता दें कि CAA प्रदर्शन के दौरान दोनों पर धन शोधन का आरोप लगा था। अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अन्वय नाइक के जान देने के मामले में रोक लगाने और आरोप पत्र दाखिल करने की मांग की गई। बता दें कि नाइक के मामले में मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद और माओवादियों से कनेक्शन के आरोपों में गिरफ्तार कवि को लेकर आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कवि और कार्यकर्ता वरवर राव की हालत ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें जेल भेजने के बजाय 14 दिसंबर तक निजी अस्पताल में रखा जाए। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत की एंजियोप्लास्टी की गई है। उनके भाई सुशील राउत ने बताया कि संजय लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी एंजियोग्राफी सफल रही है। बता दें कि पिछले साल 11 नवंबर को संजय की पहली बार एंजियोप्लास्टी हुई थी। गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ दाखिल मानहानि केस में अपना बयान दर्ज कराया है। जावेद ने मुंबई की मेट्रोपॉलिटन अदालत में अपने वकील के जरिए लिखित बयान दिया है। बता दें कि कंगना की विवादित टिप्पणी पर जावेद ने मानहानि का केस किया था। कोलकाता मेट्रो ट्रेन के संचालन के समय में अगले सोमवार से बढ़ोतरी की जा रही है। मेट्रो सेवा सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं आखिरी ट्रेन 9 बजे की बजाय रात 9:30 बजे कवि सुभाष और दमदम से रवाना होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी में कुछ हद तक निरंतरता की कमी है। पवार ने हालांकि कांग्रेस नेता पर बराक ओबामा की टिप्पणियों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा को दूसरे देश के नेतृत्व के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तमिलनाडु सीएम के पलानीस्वामी ने विपक्ष के नेता स्टालिन को बयानबाजी करने वाला भ्रष्टाचार हीरो बताया। पलानीस्वामी ने स्टालिन को 2G घोटाले की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि 2G बहुत बड़ा घोटाला था, 2.25 लाख करोड़ रुपए तमिलनाडु के बजट के बराबर है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने 4 लेन माजराट पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना में 9 महीने की देरी हुई है। इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। रेलवे ने जरूरी अनुमति देने में बहुत समय लगा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा। वनडे श्रृंखला में मिली हार के बाद T20 में भारतीय टीम काफी संतुलित नजर आती है। उसके पास विकल्पों की भरमार है। IPL की खोज नटराजन T20 क्रिकेट में आज पदार्पण कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।